दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र की शुरुआत और अंत दोनों ही हंगामेदार रही। इस बीच दिल्ली विधानसभा में 2 कैग रिपोर्ट पेश की गई। बीजेपी आम आदमी पार्टी पर कैग रिपोर्ट को लेकर हमलावर रही, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने महिला योजना को लेकर बीजेपी पर हमला बोला। दिल्ली विधानसभा के आखिरी दिन भी बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। कैग की रिपोर्ट पर बहस के दौरान सदन में आम आदमी पार्टी ने हंगामा करते हुए वॉकआउट कर दिया, तो वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने शायराना अंदाज में कहा कि आगे आगे देखो होता है क्या। केवल वो मुद्दे नहीं है जो इस सीएजी की रिपोर्ट में है। बात यही खत्म हो जाती तो और बात थी। बात तो अभी शुरू हुई है, अभी तो इनके काले कारनामे खुलने शुरू हुए हैं। सब कह लीजिए, जितनी गाली देनी है वो दे लीजिए, लेकिन दिल्ली की जनता ने आपको गाली देने के लिए नहीं चुना है। दिल्ली की जनता ने आपको काम करने के लिए चुना है। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन स्वास्थ्य विभाग की कैग रिपोर्ट पर चर्चा हुई। इस दौरान हंगामा करने पर स्पीकर ने 3 आम आदमी पार्टी के विधायकों को मार्शल के जरिए सदन से बाहर निकाल दिया। वहीं स्पीकर ने स्वास्थ्य रिपोर्ट पर भी पीएसी का गठन कर दिया है। कुछ दिनों बाद कहेंगे अपने घर से भी आउट हो जाओ, कुछ दिन बाद कहेंगे तुम तो जीते नहीं हो, तुम तो विधानसभा से बाहर हो जाओ। ये तानाशाही तुगलकी फरमान से दिल्ली की विधानसभा को चलाने का काम करे। दिल्ली की जनता सब देख रही है कि ये ना सीजी पे चर्चा कराना चाहते हैं, ना मुद्दों पे चर्चा कराना चाहते हैं। हम इनसे पूछ रहे हैं, भैया 8 मार्च आ गया, 2500 रुपये कब दोगे? दिल्ली का यह विधानसभा सत्र कई मामलों में यादगार रहा। आम आदमी पार्टी पहली बार विपक्ष में बैठ रही थी, तो 26 साल बाद बीजेपी सत्ता में। वहीं पहली बार नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष दोनों महिला चुनी गई। इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अंतिम बजट में नीतीश कुमार सरकार ने महिलाओं और छात्रों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। छात्रों की छात्रवृत्ति दुगनी कर दी गई है और महिलाओं के लिए एक साथ कई घोषणाएं हुई हैं। सम्राट चौधरी के भाषण में बार बार युवाओं और महिलाओं का जिक्र आता रहा। आखिर ये चुनावी साल है। चालक भी महिला, सवारी भी महिला, कंडक्टर भी महिला और पूर्ण व्यवस्था करने वाली भी महिला हो। प्रत्येक पंचायत में गरीब लड़कियों के लिए कन्या विवाह मंडप बनेगा। एक महिला हाट की स्थापना भी होगी। महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट के अलावा पिंक बस चलाई जाएगी। कामकाजी महिलाओं के लिए सभी बड़े शहरों में महिला छात्रावास बनेंगे। महिलाओं को ई रिक्शा और 2 पहिया वाहनों के लिए नगद अनुदान मिलेगा। इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए राशि दोगुनी कर दी गई है। प्रति व्यक्ति आय बिहार सबसे पीछे है पूरे देश में। प्रति व्यक्ति निवेश बिहार जो है सबसे पीछे है। किसानों की आय में सबसे पीछे है। सबसे ज्यादा पलायन बिहार में है। सबसे ज्यादा गरीबी और बेरोजगारी बिहार में है। निश्चित रूप से नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए मासिक अनुदान की राशि की घोषणा को छोड़कर उनकी आर्थिक उन्नति के लिए कई कदमों की घोषणा की है। लेकिन अब बड़ी चुनौती है कि इसका लाभ चुनाव पूर्व तक उन्हें मिल जाए। विधानसभा के बजट सत्र के पहले ही दिन महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने महायुति सरकार पर करोड़ों रुपए के घोटालों का आरोप लगाया। शरद चंद्र पवार पार्टी के विधायक रोहित पवार ने पुस्तिका के जरिए 11 घोटालों का कथित आरोप सरकार पर मढ़कर सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। शरद पवार के पोते और एनसीपी विधायक रोहित पवार के हाथों में दिख रही ये किताब एकनाथ शिंदे के लिए मुसीबत का सबब बन सकती है। इस किताब में उन कथित 11 घोटालों का जिक्र है जो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान हुए। रोहित पवार ने विधानसभा में इन घोटालों की जांच की मांग मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की है। उनके 2.5 ईयर में करीबन 60,000 करोड़ का भ्रष्टाचार वहाँ पे किया था। इसके बारे में हमने एक पुस्तिका बनाई थी। उस वक्त भी हमने ये पब्लिश की थी। आज भी ये लोगों के सामने हम लेके आ रहे। इसमें अगर आप देखो कि हर एक विभाग का वहाँ पे घोटाला है। इसके बारे में सरकार ने श्वेत पत्रिका निकालनी चाहिए। रोहित पवार के इन आरोपों पर जवाब देने में सत्ताधारी दल के विधायकों ने भी देरी नहीं की। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रोहित पवार के पास अगर वाकई में सबूत है तो वे जब अकेले में मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं तो इसके दस्तावेज भी उन्होंने सौंपने चाहिए, तभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उनके पास कोई प्रूफ होगा तो वो महाराष्ट्र के सीएम साहब को दे। वैसे भी मिलते रहते हैं ना, फ्रंट में नहीं मिलते, अंधेरों में तो मिलते रहते हैं। तो जाने के बाद उन्हें सीएम साहब को देना चाहिए।
अब पब्लिसिटी में रहने के लिए वो बोलते राहत इंदौरी साहब की सुर्खियों में रहने के लिए कुछ चीजें करना जरूरी होता है, उस टाइप का उनका प्रयास है। आपको बता दें कि सोमवार से महाराष्ट्र विधानसभा का बजट सत्र की शुरुआत हुई है। सत्र हंगामेदार रहने के आसार है। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले टीएमसी ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया है। हालांकि चुनाव आयोग ने टीएमसी के आरोपों को खारिज कर दिया है और कहा है कि मतदान प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है। टीएमसी ने आयोग पर यह भी आरोप लगाया है कि बीजेपी की मदद से पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची में फर्जी मतदाता जोड़े जा रहे हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ दिल्ली में टीएमसी का मोर्चा। डेरेक ओब्रायन से लेकर सागरिका घोष और कीर्ति आजाद तक टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग बंगाल की मतदाता सूची में गड़बड़ी कर रहा है। इनका दावा है कि दूसरे राज्यों के कुछ लोगों के एपिक नंबर यानी इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र के नंबर पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से मेल खा रहे हैं। साथ ही टीएमसी यह भी कह रही है कि कई जगहों पर लोकल लोगों के नाम मतदाता सूची से काटे भी जा रहे हैं। वहाँ एक एपिक कार्ड पे दो नाम। हमने ये शिकायतें सुनी, यूपी में सुनी जब बाई इलेक्शन हुए, महाराष्ट्र में सुनी, दिल्ली में सुना, हरियाणा में सुना कि जो ओरिजिनल वोटर्स थे जिनका नाम का एपिक कार्ड था उनके नाम वोटर से कट गए। वहीं चुनाव आयोग ने सफाई दी है कि भले ही कुछ एक के एपिक नंबर एक जैसे हों, लेकिन उनके विधानसभा क्षेत्र, मतदान केंद्र और बाकी डिटेल्स अलग अलग होते हैं। ऐसी स्थिति में कोई मतदाता कहीं भी वोट नहीं डाल सकता है, बल्कि वह तय जगह पर ही अपना मत डाल सकता है। पश्चिम बंगाल अलग राज्य नहीं है। अगर गुजराती यहाँ रह रहे हैं तो वोट डालने कहाँ जाएंगे? अपने गांव। 2225 कंपनियों के हेडक्वार्टर यहाँ से ले गए, अब वो यहाँ से गुजराती मारवाड़ी को हटा रहे हैं। चुनाव आयोग का यह भी कहना है कि एपिक नंबर की समानता का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। अब चुनाव आयोग जल्द ही एक विशिष्ट एपिक नंबर लाने जा रहा है ताकि ऐसी कोई समस्या हो ही ना। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने फिर दोहराया है कि तमिलनाडु के लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। सोमवार को स्टालिन ने कहा, जब तमिलनाडु की आबादी बढ़ेगी तो संसद में उसकी नुमाइंदगी भी बढ़ेगी। डीएमके अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने सोमवार को राज्य के लोगों से आग्रह किया कि वह जल्दी बच्चा पैदा करें, क्योंकि राज्य में पॉपुलेशन कंट्रोल की वजह से संसद में तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व घट सकता है। परिसीमन को लेकर दक्षिण भारत के राज्यों की बढ़ती चिंता के बीच स्टालिन के बयान से बड़ी राजनीतिक बहस छिड़ गई है। कोई भी कदम उठाने से पहले विपक्ष को विश्वास पे लेना चाहिए, राज्यों को विश्वास पे लेना चाहिए और जो भी इस तरह के लोग हैं जो इससे कंसर्न हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए सरकार को। Does the DMK leadership have the courage to question and seek an explanation from Rahul Gandhi on his call for jitni आबादी उतना हक in the context of delimitation? उधर आरएसपी नेता और केरल से लोकसभा सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने परिसीमन के दौरान इक्विटेबल जस्टिस सुनिश्चित करने की मांग की है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर हंगामा मच गया है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी के मुगल शासक औरंगजेब को लेकर दिए बयान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक अबू आजमी ने कहा कि फिल्म छावा में औरंगजेब की गलत छवि दिखाई गई है। उन्होंने दावा किया कि औरंगजेब ने कई मंदिर बनवाए। सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं और आप बनारस में जाकर देखेंगे एक बच्ची, पंडित की बच्ची को जब उनका ही एक सिपाही सालार उसके साथ शादी करना चाहता था, उन्होंने उस सिपाही सालार को 2 हाथियों के बीच पैर बांध करके वो मार दिया और उन पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब को लेकर अबू आजमी के इन वचनों के बाद बवाल ना होता ऐसा संभव ही नहीं था। उप मुख्यमंत्री और शिवसेना के मुख्य नेता एकनाथ शिंदे ने भी आजमी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आजमी के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की।
औरंगजेब को यहाँ पर उसका अच्छा प्रशासन बोलना ये बहुत बड़ा पाप है और इसके लिए अबू आजमी इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। ये देशभक्त के खिलाफ बात की है, इसलिए उनको देशद्रोही भी कहना चाहिए। छावा फिल्म के बाद सोशल मीडिया पर इतिहास के पन्नों को फिर पलटा जा रहा है। औरंगजेब द्वारा छत्रपति संभाजी महाराज को दी गई यातनाओं को लेकर भी बहुत कुछ कहा जा रहा है। सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है और इसके लिए नियम बनाने के लिए केंद्र सरकार को जिम्मा भी दिया है। साथ ही रणबीर इलाहाबादिया को सशर्त राहत भी दे दी है। इंडिया कोर्ट लेटेंट से शुरू हुए विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नैतिकता और बोलने व अभिव्यक्ति की आज़ादी के बीच संतुलन बनाने वाले नियम हों। ऑनलाइन सामग्री के लिए नियमों पर मीडिया सहित हितधारकों की राय केंद्र सरकार आमंत्रित करे। हम किसी भी तरह की सेंसरशिप नहीं चाहते, लेकिन अश्लील भाषा का इस्तेमाल करना प्रतिभा नहीं है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत के साथ रणबीर इलाहाबादिया को राहत भी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने पॉडकास्ट द रणबीर शो की इजाज़त दी, लेकिन शर्त लगाई कि वो अंडरटेकिंग दें कि पॉडकास्ट शो नैतिकता और शालीनता के वांछित मानकों को बनाए रखेंगे, ताकि किसी भी आयु वर्ग के दर्शक इसे देख सकें। 280 कर्मचारियों की जीविका के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला लिया। इसी के साथ अदालत ने पुलिस जांच में सहयोग का आदेश देते हुए गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण और बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में नर्सिंग स्टूडेंट्स की समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और जहां सालों से कोर्स नहीं पूरा हो पा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर प्रदेश के 70,000 SC, ST और OBC के छात्रों को 4 सालों से स्कॉलरशिप भी नहीं मिली है। रीवा की रहने वाली ऋषु सिंह 2021 में BSc नर्सिंग की पढ़ाई करने भोपाल आई। 2025 तक कोर्स पूरा होना था, लेकिन अभी सेकेंड ईयर की परीक्षा भी नहीं हुई। 4 साल से छात्रवृत्ति नहीं मिली है। ऐसे में हर साल 36,000 घर का किराया, 75,000 कॉलेज की फीस देना मुश्किल हो रहा है। भोपाल के बेरसिया में रहने वाले राजू जाटव कर्ज लेकर फीस भर रहे हैं। उम्मीद थी छात्रवृत्ति मिलेगी, नहीं मिली। इतना टेंशन हो रहा है कि घर वाले हमको बोले तुम पढ़ाई छोड़ो और घर आ जाओ। मतलब सर हम ना पढ़ पा रहे हैं, ना हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। कर्ज लेके भर रहे हैं या फिर किसी से उठा के पैसा, ऐसे फीस भर रहे हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल के SC, ST और OBC छात्रों को सरकार की ओर से छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है, लेकिन पिछले 4 सालों से प्रदेश के 70,000 से भी ज्यादा नर्सिंग के छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। स्कॉलरशिप न मिलने से नाराज छात्रों ने भोपाल में बीते दिनों प्रदर्शन भी किया, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं। समय पर ना परीक्षा हो रही है, ना समय पर रिजल्ट आ रहा है। हम सरकार से मांग करते हैं कि तत्काल छात्र छात्राओं की जो परीक्षा रुकी हुई है वो करवाएं। छात्रों की समस्याओं को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठाए, तो सरकार के मंत्री ने देरी होने का दोष जांच और कोर्ट पर मढ़ दिया। अब जल्द स्कॉलरशिप देने का वादा भी कर रहे हैं। पूरी नर्सिंग में ही घोटाले हैं, तो स्वाभाविक है कि उसके बच्चे छात्र पढ़ने वाले प्रभावित तो होंगे। हमें उम्मीद है कि 10 से 15 दिन के अंदर में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी। पहले IPS अधिकारी डी रूपा और IAS अधिकारी रोहिणी सिंदूरी आपस में भिड़ गई निजी मामलों की वजह से, तो अब IPS अधिकारी डी रूपा और एक और IPS अधिकारी जो कि DIG रैंक की हैं, वर्तिका कटरियार, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डी रूपा कर्नाटका के इंटरनल सिक्योरिटी डिवीजन में तैनात हैं और उनकी मातहत थी DIG वर्तिका कटियार। दोनों पहले भी आपस में वरिष्ठ अधिकारियों के सामने भिड़ चुकी हैं। इस बार DIG वर्तिका ने राज्य की मुख्य सचिव शालिनी रजनीश को शिकायत दी है, जिसमें जानकारी के मुताबिक वर्तिका कटियार ने आरोप लगाए हैं कि 2 जूनियर पुलिस अधिकारियों ने रूपा के निर्देश पर 6 सितंबर 2024 को उनके कार्यालय में फर्जी फाइलें रखी। कटियार के मुताबिक एक पुलिस अधिकारी ने कंट्रोल रूम संतरी से उनके रूम की चाबी ली, दूसरे ने उनके दफ्तर में फाइलें रखी, कार्यालय की एक तस्वीर ली, उसे व्हाट्सएप के जरिए रूपा को भेज दिया। हालांकि उन फाइल्स में क्या था ये साफ नहीं है, लेकिन वर्तिका ने मुख्य सचिव शालिनी रजनीश से कार्रवाई करने की गुहार लगाई है। हाल ही में वर्तिका सुर्खियों में आई थी जब उन्होंने अपने पति के खिलाफ दहेज उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाया था। रोहतक में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया है।
आरोपी ने बताया कि हिमानी नरवाल उसे पैसों को लेकर ब्लैकमेल किया करती थी, इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। कांग्रेस नेता और सोशल मीडिया क्रिएटर 22 साल की हिमानी नरवाल की हत्या का मामला आखिरकार सुलझा लिया गया। रोहतक में हुई इस हत्या के आरोप में पुलिस ने बहादुरगढ़ के सचिन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 30 साल के सचिन की हिमानी से करीब 1.5 साल पहले सोशल मीडिया के जरिए दोस्ती हुई, जिसके बाद दोनों मिलते रहते थे। आरोपी ने पुलिस को बताया कि हिमानी उससे कई बार पैसे ले चुकी थी और लगातार पैसे के लिए ब्लैकमेल करती थी, इसलिए उसने शिवानी की हत्या कर दी। लड़की अकेली विजयनगर में रहती थी और 27 फरवरी को ये लड़का उनके घर पे आया और इनकी आपस में कहा सुनी होगी और इसने ये जो मोबाइल चार्जर की केबल है उससे गला घोंट के और उसको वहीं मार दिया। सचिन 2 बच्चों का पिता है और एक मोबाइल रिपेयर शॉप चलाता है। पुलिस का कहना है कि सचिन 27 फरवरी की रात 9 बजे हिमानी से मिलने आया। 28 फरवरी की सुबह 5 बजे उसका हिमानी से पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ। फिर उसने मोबाइल चार्जिंग वायर से हिमानी का गला घोंट दिया। इसके बाद वो हिमानी की अंगूठी, सोने की चेन, मोबाइल, लैपटॉप और गहने लेकर हिमानी की ही स्कूटी से अपने घर चला गया। फिर 28 फरवरी की शाम हिमानी के घर वापस लौटा और हिमानी के घर में रखे सूटकेस में उसकी डेड बॉडी को पैक किया। पुलिस के मुताबिक हिमानी का पूरा सामान आरोपी की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। राजस्थान के अलवर जिले में एक ऐसा दर्दनाक मामला सामने आया है जहां पुलिस कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मी की वजह से 1.5 महीने की बच्ची की मौत हो गई। मामले में ग्रामीणों का आक्रोश हुआ तो 5 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। ये मासूम क्या किसी के लिए खतरा थी? क्या 1.5 महीने की बच्ची साइबर क्राइम कर रही थी जो पुलिस ने इसे सोते से उठा लिया और वापस कभी ना उठने देने के लिए मजबूर कर दिया। ये मामला राजस्थान के अलवर जिले का है जहां एक साइबर क्रिमिनल इमरान के घर पुलिस ने दबिश दी। पुलिस घर के अंदर घुसी और बच्ची पर चढ़ गई। 1.5 महीने की बच्ची ने रोने की कोशिश की लेकिन उसकी चीख तक किसी ने नहीं सुनी। देखते ही देखते नन्ही जान शांत हो गई हमेशा के लिए और अब सिर्फ उसकी माँ की चीखें गूंज रही हैं। जब किवाड़ खोला दिया मैं धक्को देकर घर से बाहर कर दी पुलिस वाला ने। जब लड़के को ऊपर चढ़ के जब को पिता खींचो उन्हें बेड पे सू। इस दर्दनाक हादसे के बाद गांव वालों का गुस्सा फूटा। पुलिस अधीक्षक निवास के बाहर सैकड़ों लोग जमा हो गए। एक ही मांग, इंसाफ चाहिए, दोषियों को सजा दो, पूरा थाना लाइन हाजिर करो। हमारे साथ में जास्ती हो रही है ज्यादा। अभी हमारी बच्चा आज की सुबह की रेड में ये बच्चा मर गई। धरना शाम तक चला। 5 पुलिसकर्मी लाइन हाजिर हुए हैं। जो कंप्लेन होनी थी उन सुसंगत धाराओं में कंप्लेन दर्ज कर ली गई है। जो पुलिस पार्टी वहाँ गई थी उसको सबको लानत कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि क्या पुलिस के जूते गरीबों की जान से ज्यादा कीमती हैं? क्या मासूम की मौत सिर्फ फाइलों में दर्ज होकर रह पाएगी या इस नन्ही जान को इंसाफ मिल पाएगा?